हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड मोहित सर। आज 12th सीबीएसई बोर्ड का पेपर हुआ, उसके आंसर की मैं डालने जा रहा हूँ। पूरा आप अच्छे से देखना, एक एक चीज़ आपको समझ आएगी और ये पता पड़ जाएगा तुमको कि आखिर तुमने पेपर में क्या किया। पेपर इजी भी नहीं बोल सकते और टफ भी नहीं कह सकते, मीडियम एवरेज पेपर था। हाँ, जो बच्चा पढ़ के गया है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं रही होगी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब आपको इनकम दे रखी है, सेविंग्स दे रखी है। ए में पढ़ना क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस निकालना है एट रुपीज 150 करोड़ लेवल ऑफ इनकम। आपको कहां पर 150 लेवल पे एमपीएस निकालना है। और एमपीएस क्या होता है, चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। तो देखो यहाँ पर सेविंग कितनी चेंज हो रही है 30, इनकम कितनी चेंज हो रही है 50, मतलब आंसर कितना आएगा आपका 0.6। क्लियर है यहाँ तक। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, जीरो इनकम पे आप जो कंजम्पशन कर रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो देखो इधर, यहाँ पर जीरो इनकम पे सेविंग कितनी है -20। इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग, मतलब कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग। कंजम्पशन हमें निकालना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन कब आएगा, इनकम कितनी होगी 0 माइनस और -20, तो आंसर कितना आएगा 20। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना होगा यहाँ पर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। ध्यान रखना, जितने भी इनकम है, जितने भी इनकम इकोनॉमी में इंक्रीज होती है उसका 75% कहाँ पर एक्सपेंसेस होता है, कंजम्पशन पे। Calculate the investment increased by 1000 crore and calculate the total increase in income on the basis of given information। ये क्वेश्चन है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, देखना इधर अच्छे से। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, के इज इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई, मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या आपका, के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, क्या मैं इसे ये बोल सकता हूँ क्या, के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस। अगर आपका एमपीसी कितना है 75%, तो एमपीएस कितना होगा 25%। मतलब यहाँ पर के इज इक्वल टू कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.25, मतलब के इज इक्वल टू 4। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आएगा 4। अब यहाँ पर 4 लिखा। चेंज इन इनकम आपको निकालना है कि आखिर इनकम कितनी चेंज हुई, इन्वेस्टमेंट चेंज कितने दे रखे 1000, तो चेंज इन इनकम कितनी आएगी 4000 करोड़। क्लियर है यहाँ तक सबको, यस आगे देखो, बहुत अच्छा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट एनी टू प्रिकॉशंस डेट आर टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला कि एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, या फिर एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक्सपेंसेस ऑन सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब आपके खुद के गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपने क्या क्या खर्चा किया, तो वो भी क्या होगा आपके एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम को काउंट करने में काउंट नहीं होगा। क्लियर, यस। नेक्स्ट दे रखा आपको, डिस्टिंग्विश बिटवीन जीडीपी एमपी एंड एनडीपी एमपी। सिंपल सी बात है, क्या डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, इन इंडिया वुमेन पार्टिसिपेशन रेट इज लोअर इन अर्बन एरिया देन इन द रूरल एरिया, मतलब वुमेन पार्टिसिपेशन रेट जो है वो अर्बन एरिया में कम है रेदर देन रूरल एरिया। एक्सप्लेन द वैलिड आर्गुमेंट। बिल्कुल सही बात है, क्यों है देखो, इसका आंसर मैंने आपके सामने लिखा है। मोर ऑफ रूरल वुमेन आर फाउंड वर्किंग, ठीक है ना, रूरल वुमेन वर्क करती हुई नजर आती है बिकॉज दे आर इन ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पॉवर्टी होती है। दे हैव टू वर्क इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर फैमिली इनकम, और उनको काम करना ही पड़ता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। ऑल्सो इन अर्बन एरिया, जबकि अर्बन एरिया में द डिसीजन ऑफ फीमेल्स वर्किंग इज नॉट ऑफ इंडिविजुअल, अपना खुद का डिसीजन नहीं होता है वुमेन का अर्बन एरिया में काम करने का, रेदर डेट ऑफ अ फैमिली एज अ होल, जब तक कि फैमिली वाला अलाउ नहीं करे। इसलिए वुमेन
जो रूरल एरिया में है वो ज़्यादा वर्किंग होती है रेदर देन अर्बन एरियाज। यहाँ तक क्लियर है कहानी? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा। इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर यूएसए को दो कंट्री को काम देना है, जैसे केपीओ या बीपीओ का, ठीक है, वो कंट्रीज हैं इंडिया और पाकिस्तान, तो वो किसको काम देगी? सर इंडिया को, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ की रोड फैसिलिटी, एयरपोर्ट फैसिलिटीज़, रेलवे फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, एजुकेशन, सारी चीज़ें क्या हैं, प्रॉपर है। इस वजह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। अब जिस कंट्री का, जिस इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, वहाँ पर डेवलपमेंट अपने आप होगा, अपने आप ग्रोथ होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों में स्किल्स डेवलप होगी। क्लियर है? यस। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो। एक्सेस डिमांड क्रिएट्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। सिंपल सी बात, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हो गया? मार्केट में लोगों के पास में पैसा ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है। अब मनी सप्लाई ज़्यादा है तो लोग कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। कंजम्पशन ज़्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी या नहीं होगी? देखो सिंपल सी बात, एक्सेस डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा है, इसका मतलब लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। क्लियर? अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो उसके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लेबर हो गया, ठीक है, लैंड हो गया, या फिर आपके कैपिटल हो गया, या फिर आपका एंटरप्रेन्योर होगा, इन सबको बेनिफिट होगा या नहीं होगा? सिंपल सी बात। तो ये ठीक बात है कि एक्सेस डिमांड क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट। डिस्पाइट वुमेन पार्टिसिपेशन इन फैमिली फार्म एक्टिविटीज, दे आर नॉट कैटेगराइज एज अ मेंबर। ये मैंने आप सॉरी एज अ वर्कर, ये क्वेश्चन मैंने बोला भी था कि आ सकता है। सिंपल सी बात कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन फैमिली फार्म एक्टिविटीज मतलब रूरल एरियाज में जो औरतें फैमिली फार्म एक्टिविटीज में इंगेज हैं, उन्हें कभी भी वर्कर के डेफिनेशन में नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? सिंपल, क्योंकि उनका जो वर्क है वो हमारे जीडीपी में ऐड नहीं होता है, प्रोडक्टिव नहीं होता है, समझे ना, इस वजह से नहीं मानता। देखो यहाँ पर लिखा है आंसर, लो एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ नेशन। इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस का मतलब होता है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्यों होती है? बिकॉज द इकोनॉमी फेल्स टू जनरेट इनफ जॉब, इसलिए क्या होती है? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। सोशल बैकवर्डनेस क्यों होती है? बिकॉज जॉब वर्क फॉर वुमेन इज कंसिडर्ड एज सोशल टबू और इनहेबिलेशन। इनहेबिशन का मतलब क्या होता है कि काम है ही नहीं, इतना कंसिडर ही नहीं करते। So many household and farm activities of women are considered as non-productive because it's never helped to increase the growth and production of the economy। मतलब जीडीपी में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट या इंक्रीजमेंट नहीं आता है, इस वजह से इनके काम करने के बावजूद भी इनको कभी भी एज अ वर्कर के डेफिनेशन में काउंट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन एन इकोनॉमी बैंक रेट इज इंक्रीज, अगर बैंक रेट क्या होती है? इंक्रीज होती है। हाउ विल इट इफेक्ट द डिमांड फॉर क्रेडिट? देखो सिंपल बात, बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट मैंने आपको समझाया था कि ये है, मान लो कमर्शियल बैंक, ये है आपका आरबीआई, ये है कमर्शियल बैंक, मान लो एसबीआई। एसबीआई कमर्शियल बैंक जब भी आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन ग्रांट करता है, कौन सा? एक मिनट, लॉन्ग टर्म। जब भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन ग्रांट करते हैं और बदले में जिस इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट, बराबर। अब आरबीआई ने क्या कर दिया? बैंक रेट बढ़ा दिया। क्लियर? अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ाएगा तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा या कम इंटरेस्ट रेट? ज्यादा पे। अगर कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तो वो आगे पब्लिक को लोन कैसे देगा? ज्यादा इंटरेस्ट पे। सिंपल सी बात है। तो अपने आप क्या होगी? डिमांड कम हो जाएगी क्रेडिट की। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया भी था, एक बार वापस से देख लो इधर जल्दी जल्दी, कि ये है कमर्शियल बैंक एसबीआई और ये है आपका आरबीआई। आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो लॉन्ग टर्म लोन देता है, ठीक है, और एसबीआई उसको मान लो 2% से क्या देता है? इंटरेस्ट रेट देता है, इसे हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। अब मान लो कि ये रेट बढ़ा के आरबीआई ने कितनी कर दी? 4%। तो एसबीआई आगे क्या करेगा? 6% या 8% पे देगा। क्लियर है? तो अपने आप क्या होंगे? लोन महंगे हो जाएंगे, पब्लिक लोन कम खरीदेगी, मतलब मनी सप्लाई क्या होगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि अच्छे से किया होगा आप सबने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन हाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट्स आर हाई। ये चीज समझना, हमें ये समझना जरूरी है कि नेगेटिव एनवायरनमेंट क्या चीज है, तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझ पाए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो कि कितने एक नॉर्मल, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरी एक इंडस्ट्री है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लिकर प्रोड्यूस करता हूँ, जिसकी वजह से जो भी पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब मेरी जो प्राइस है वो मान लो है 100 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। अब इस पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है भाई। अभी मैं पूरा अच्छे तरीके से जितना हो सकता है कैपेसिटी के हिसाब से प्रोडक्शन किए जा रहा हूँ। मेरे गुड्स की क्या हो रही है, सप्लाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो पोल्यूशन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि प्राइस क्या है, 100 रुपये ही है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई पोल्यूशन बहुत कर दिया तूने, अब बहुत बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला दिया। अब क्या होगा, पोल्यूशन टैक्स देना पड़ेगा 50 रुपये। अब मेरे गुड्स की प्राइस 100 रुपये से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 150। अगर मेरे गुड्स की प्राइस बढ़ी तो अब क्या होगी, डिमांड कम, मतलब मेरी सप्लाई भी कम, मतलब मेरा प्रोडक्शन भी कम। तो अपने आप मैं क्या करूंगा, जो नेगेटिव एनवायरनमेंट पे, मतलब एनवायरनमेंट पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन हाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स आर हाई। हाँ, ये मानते हैं कि हाँ जो टैक्स ले रहा है गवर्नमेंट, वो बट ऑब्वियस बात है कि जितना हमने पोल्यूशन किया उससे क्या है, कम है, ठीक है। वो उसके इक्विवेलेंट नहीं होता या उसके बराबर नहीं होता, क्योंकि वो जस्टिफाई होना मुश्किल है, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल सी बात बोली, कंपेयर करना है आपको। पॉपुलेशन दिख रही है कितने, इंडिया की 1.2% एनुअल ग्रोथ है और चाइना की 0.5%। ऐसा क्यों है, सिंपल सा रीजन होता है इसका। चाइना हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस इज ओइंग टू देयर वन चाइल्ड पॉलिसी। सिर्फ किसकी वजह से, उनकी पॉलिसी क्या है, वन चाइल्ड पॉलिसी। एज कंपेयर टू इंडिया, चाइना हैज द बाई सेक्स रेशियो विच इंडिकेट्स जेंडर बाइंडनेस इन द नेशन। क्लियर, यस। चलो फिर जीएलएफ, 9 क्वेश्चन, जीएलएफ के बारे में बोला भी था। कब स्टार्ट किया था माओ जेडोंग ने, 1958 में। क्या प्लान किया था इसमें माओ जेडोंग ने, बताओ। इसमें माओ जेडोंग ने ये डिसाइड किया था कि फास्टेस्ट तरीके से क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के लोग इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर में मूव होने चाहिए। क्लियर। लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ, उसका रीज़न क्या था, 3 सालों तक कंटिन्यूसली ड्राफ्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई। इस वजह से 3 करोड़ लोग, मतलब हाँ नहीं 30 करोड़ लोग, मतलब 3 मिलियन लोग जो है वो मर गए थे। क्लियर, जेएलएफ वाला पूरा लिखवा रखा है, आप देख लेना। फिर 10th क्वेश्चन, गिविंग वैलिड रीजंस, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड while estimating national income। सिंपल, पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बाय अ फर्म, क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स को। और परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट, क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड करेंगे, इस क्योंकि ये क्या है, एक्सपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ध्यान रखना, जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है। क्या फॉर्मूला जीडीपी डिफ्लेटर का, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। अब 14-15 का अलग से निकालना, 16-17 का अलग से कैलकुलेट करना, कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 ए का फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एनवीएफसी निकालना है। फॉर्मेट बनाओ फटाफट से, हमेशा एक ही बात कहता हूँ, क्या निकालना है आपको, एनवीएफसी। जीवीएमपी कैसे निकलता है, जीवीओएमपी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीवीओएमपी कैसे निकलता है, सेल्स प्लस इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। क्लियर, जिस मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है, यस। अब आपको क्या दे रखा है, सेल्स दे रखी है कितने, 1250 यूनिट बेची 20 रुपए के हिसाब से, मतलब 25,000 रुपए की आपकी क्या हो गई सेल। माइनस क्या दे रखा है आपको, हाँ चेंज इन स्टॉक दे रखा है। तो आपका जीवीओ एमपी कितना आ गया, 24500। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो ये था ना, क्या बोलते हैं इसको, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाए इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। तो कितना आएगा आपका, जीवीएमपी 18500। अब इसमें से आपको निकालना क्या है, एनवीएफसी तक। तो जी से एन तक आने के लिए क्या माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन 1000। और एमपी से एफसी पे आने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 5000 रुपये, एक्साइज ड्यूटी जो दे रखी है। और फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 12500। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बहुत ही ईजी था, डिफरेंस बिटवीन
फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? फाइनल गुड्स क्या होते हैं? ये कंज्यूमेबल भी हो सकते हैं और प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट गुड्स जो फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज आते हैं। क्लियर? फाइनल गुड्स मतलब रेडी टू यूज। चलो आगे, बी का वन, डिस्कस ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी या फिर आप, जिसकी वजह से कि दूसरों को क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उसको फायदा हो रहा है, लेकिन आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है और ना आपको कोई भी पेनल्टी लगती है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आज मैं स्मोक कर रहा हूँ, तो मेरे स्मोक करने की वजह से किसी और को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो क्या उसके लिए मेरे को पे करना पड़ रहा है या फिर मेरे को पेनल्टी लग रही है क्या? नहीं, ये सब क्या है, एक्सटर्नलिटीज। देखो ये लिखा कि दीज आर अनइंटेंशनल हार्म और बेनिफिट्स, दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, imposed on a person by an activity of third party for which third party is neither paid nor penalized. Clear? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि एक्सपोर्ट आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक्सपोर्ट कभी भी NIFA मतलब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका रीजन क्लियर है। NIFA होता क्या है, मैंने आपको पहले भी समझा। NIFA का मतलब GDP में आप क्या प्लस करते हो, NIFA। NIFA मतलब प्लस इंडियंस ने जो आउटसाइड द इंडिया प्रोडक्शन किया वो, और माइनस जो फॉरेनर्स ने इंडिया में प्रोडक्शन किया वो, उसका नेट निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं, NIFA। मुझे बताओ इसमें एक्सपोर्ट कहाँ आ रहा है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, इंडियंस ने जो आउटसाइड इंडिया प्रोडक्शन किया और फॉरेनर्स ने जो इंडियन प्रोडक्शन किया। तो सिंपल सी बात, एक्सपोर्ट जो है वो कभी भी NIFA का पार्ट नहीं होते। खत्म। आगे 12th क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो एंड बैंक रेट इन करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है। मैंने आपको समझा रखा है कि अगर आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले क्या आ जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, जैसे ये आपका एग्रीगेट सप्लाई मतलब वाई वाला कर्व, याद आ रहा है तुमको, और ये आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व, ये क्या हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होगा, मान लो 500 डब्बे बनाने पे, पूरी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो, 500 डब्बे, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ कितना हुआ, 400 डब्बे, और यहाँ पर सबको क्या मिल गया, फुल एम्प्लॉयमेंट मिल गया, सबको रोजगार मिल गया। तो अब यहाँ पर देखो आप, सबको काम मिल गया तो इतना ही प्रोडक्शन होगा, और इस जगह पे एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना पूरा, इसे हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, सुनो, क्या आपको बताना है कि लीगल रिजर्व रेशो और बैंक रेट, इससे इन्फ्लेशनरी गैप कैसे कम होगा। सिंपल सी बात, RBI क्या करेगा, LRR और बैंक रेट दोनों को बढ़ा देगा। अगर ये रेट बढ़ गई तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, लोन कम देंगे, लोन कम देंगे तो पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा, पैसा कम जाएगा, मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाएगी। खत्म। नेक्स्ट, ये केस स्टडी आई थी, आप पढ़ लेना, मैंने एक्चुअली पूरा मैं पढ़ नहीं पाया, बट फिर भी बताता हूँ। स्टेट द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको बताना है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या आता है। एक तो आपके रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, ठीक है ना, फिर आपके पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। एंड एक्सप्लेन एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ PM गति शक्ति स्कीम। इजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अगर कोई स्कीम चली है तो सिंपल सी बात है कि जो भी ऑब्जेक्टिव है इस केस स्टडी में पढ़ के आप आराम से लिख सकते हो। मेरे ख्याल से ठीक ठाक पेपर था, अच्छा सा स्कोरिंग है, 35 तो आने ही चाहिए एटलीस्ट। हाँ, प्लस एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ, ये नंबर आप नोट कर लो। अगर CA फाउंडेशन मतलब CA कोर्स या CS या CMA कोर्स कोई भी करना चाहता है, ठीक है, नवंबर या मई अटेम्प्ट के लिए भी, क्योंकि 12th के बाद में अब कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी CA करने में इंटरेस्टेड है तो उसको ऑनलाइन लेक्चर भी प्रोवाइड हो जाएंगे और ऑफलाइन भी कोचिंग अवेलेबल है उदयपुर अशोक नगर में। थैंक यू सो मच।